नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक का सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें कल के लेक्चर सीरीज में हम लोग समाकलन विधि द्वारा औसत मान ज्ञात करना सीखे थे, जिसमें प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान हम लोग आई एवरेज बराबर 2Im/पाई ज्ञात किए थे। जब इसमें हम पाई का मान रखकर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आई एवरेज का मान 0.636 Im प्राप्त होता है। यदि हम इसे परसेंट के रूप में व्यक्त करें तो आई एवरेज का मान जो होता है वो अधिकतम मान का 63.6% होता है, क्योंकि परसेंट में चेंज करने के लिए इसमें हमको 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो आई एवरेज का मान जो होता है वो अधिकतम मान का 63.6, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, इतना होता है। इसी तरीके से हम लोग जैसे प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो है आई एवरेज निकाले हैं, उसी तरीके से प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए भी औसत मान होता है। क्योंकि दोनों ही राशियां प्रत्यावर्ती हैं, इसलिए प्रत्यावर्ती वोल्टता का औसत मान भी सेम तरीके से निकालेंगे और उतना ही प्राप्त होगा जितना हमको धारा का मिला था। तो यहाँ धारा के समान ही VAV वोल्टता का एवरेज वैल्यू क्या होगा, 2Vm/पाई वोल्ट। तो वोल्टता का जो औसत मान होता है उसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग पाई का वैल्यू रख कर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है 0.636 Vm के बराबर प्राप्त होगा। अतः प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टता का जो औसत मान होता है वह भी अपने अधिकतम मान का 63.6% होता है, अर्थात 63.6% होता है अगर यदि हम लोग इसको परसेंटेज में निकालें तो। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा का RMS मान, जिसको हम लोग हिंदी में वर्ग माध्य मूल मान भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। देखिए, RMS का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। अगर यहाँ पर मान रहता RMS मान तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो जाता है, लेकिन यहाँ RMS केवल है तो इसलिए इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर। जैसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का औसत मान निकाले थे हाफ साइकिल के लिए, तो प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है केवल हाफ साइकिल के लिए डिफाइन होता है। यदि हम उसको फुल साइकिल के लिए डिफाइन करेंगे तो उसका मान 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ जो RMS वैल्यू होता है हमारा वो पूरी साइकिल के लिए डिफाइन होता है। तो RMS साइकिल क्या होता है, RMS वैल्यू क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ लिखा हुआ इसको समझ लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के तात्क्षणिक मानों के वर्गों के औसत मान का वर्गमूल प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसी धारा के लिए IRMS तथा वोल्टता के लिए VRMS से लिखते हैं। इस थ्योरी में यही लिखा हुआ है कि प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मानों के वर्गों का औसत मान का वर्गमूल। देखिए, ये हमारा ग्राफ से समझ सकते हैं, ये एक प्रत्यावर्ती धारा का वेव फॉर्म है, ये नीचे वाला इस तरीके से। अब हम लोग किसी क्षण मान लेते हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं और प्रत्यावर्ती धारा का इस समय इंस्टेंटेनियस वैल्यू जिसे तात्क्षणिक मान कहते हैं 2 वोल्ट है। तो थ्योरी में क्या बोला गया है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का वर्गों का औसत। तो यहाँ 2 है, वर्ग करेंगे तो ये वाला ग्राफ हमको प्राप्त हो जाएगा। इससे ऊपर यहाँ 3 है तो वर्ग करेंगे तो यहाँ 9 प्राप्त हो जाएगा, 4 है तो वर्ग करेंगे तो 16 प्राप्त हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू यदि 5 है तो वर्ग करेंगे तो हमको 25 प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही वर्क करते हुए यहाँ पहुँचेंगे तो 0 का 0 ही रहेगा। फिर अब माइनस की तरफ जाएंगे तो देखिए यहाँ पर अगर -1 है तो इसका वर्ग करेंगे तो इसका +1 हमको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि माइनस का वर्ग भी प्लस ही होता है। और यहाँ -2 है तो इसका वर्ग करेंगे तो +4 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ -3 है तो इसका वर्ग करेंगे तो +9 प्राप्त होगा। तो माइनस वाले भाग का भी जो वर्ग होगा पॉजिटिव प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये जो वेव साइकिल दिखाई हुई है ये प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मानों का वर्ग है, ये तात्क्षणिक मान का वर्ग का वेव फॉर्म है। इसी का हम लोग जब औसत निकाल के उसका वर्गमूल निकालते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान कहते हैं, जिसको वर्ग माध्य मूल मान भी कहते हैं। अब प्रत्यावर्ती धारा के RMS मान को किसी
अन्य नामों से भी जानते हैं, इसको देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के या वोल्टता के वर्ग माध्य मूल मान को ही प्रभावी मान इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं, या आभासी मान या वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। यानी ये आरएमएस वैल्यू है, इसके अन्य नामों में क्या है, प्रभावी मान और आभासी मान। अगर ये कहीं लिखा हुआ आता है तो हम लोग उसको आरएमएस वैल्यू ही समझेंगे कि यही आरएमएस वैल्यू का अलग नाम है। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के आरएमएस मान को प्राप्त करने की विधियां देखिए। प्रत्यावर्ती धारा को जब हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो इसकी दो विधियां होती हैं। पहला है माध्यकोटि विधि और दूसरा है समाकलन विधि। तो हमको जो इसमें से आसान लगेगा उसको हम लोग प्रीफर करेंगे। तो हम लोग को ये समाकलन विधि वाला बहुत ही आसान होता है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसके द्वारा समाकलन से हम लोग कैसे प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान प्राप्त करते हैं। तो आइए देखते हैं समाकलन विधि द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान प्राप्त करना। यहाँ एक साइन वेव का जो है ग्राफ दिखाया गया है। ये 0 से शुरू होता है, पाई टू पाई ये धारा है, ठीक। प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान इसके आधे चक्र या पूर्ण चक्र को लेकर ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, जैसे औसत मान केवल हम लोग आधे चक्र को लेकर ज्ञात करते थे, लेकिन यहाँ जो आरएमएस मान है उसको हम लोग आधे साइकिल या फुल साइकिल दोनों के लिए लेकर ज्ञात कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर आधे साइकिल के लिए लेकर ज्ञात करेंगे। आप चाहें तो इसको फुल साइकिल के लिए भी लेके इंटीग्रेट कर सकते हैं, मान उतना ही आएगा। देखिए, क्योंकि धनात्मक मान का वर्ग धनात्मक होगा तथा ऋणात्मक मान का वर्ग भी धनात्मक ही होता है, तो IRMS का वर्ग बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई। हाफ साइकिल के लिए ले रहे हैं यहाँ पर 0 टू पाई। अगर फुल साइकिल के लिए लेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 टू 2 पाई, यहाँ लिखेंगे 2 पाई माइनस 0। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग हाफ साइकिल के लिए लेकर निकाल रहे हैं, मान दोनों का समान ही आता है। तो हाफ साइकिल के लिए हम लोग निकाल रहे हैं तो यहाँ पर पाई टू 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर इसका आई स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे, 0 टू पाई लिमिट हो गया। अब आई एम, यहाँ आई का मान क्या हो जाएगा, आई एम साइन थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा अपन पाई। अब यहाँ पर आई एम और पाई जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये वर्ग है तो आई एम स्क्वायर का वर्ग निकलेगा बटा पाई। तो यहाँ पर जो है लिमिट रखेंगे इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का हम लोगों के पास समाकलन करने की कोई फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट, तो इसको हम लोग कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2 हमको प्राप्त हो जाता है। तो इसको रख के इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आई एम स्क्वायर अपान 2 पाई हो जाएगा, ये 2 बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। तो 0 टू पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। अब 1 का जो है इंटीग्रेशन थीटा होगा और साइन कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस 2 साइन 2 थीटा अपन 2। इसका लिमिट रखेंगे 0 टू पाई। अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखकर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको रख कर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू इस तरीके से मिलेगा। देखिए, उसको रख के सॉल्व करेंगे तो IRMS का स्क्वायर क्या प्राप्त होगा हमको, आई एम स्क्वायर बाई 2 पाई इंटू पाई। ये पाई से पाई कट जाएगा और ये स्क्वायर जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा IRMS बराबर IM बाई √2 एम्पियर हमको प्राप्त हो जाएगा। और इसमें जब हम पाई को ये √2 का मान रखकर सॉल्व करेंगे, 1 बाई √2 का मान रखकर सॉल्व करेंगे तो IRMS का मान हमको प्राप्त होता है 0.707 IM। अर्थात अगर इसको परसेंट में बदलें तो प्रत्यावर्ती धारा का जो आरएमएस मान होता है वो अपने अधिकतम मान का 70.7% के बराबर होता है। अर्थात पीक मान से आरएमएस मान कम होता है। अब यहाँ पर आरएमएस मान की परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान डीसी धारा के उस मान के बराबर होता है जिसे किसी दिए हुए प्रतिरोध
तार में 1 सेकंड में उतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है, यहाँ उत्पन्न ऊपर लिखा हुआ, जितनी की प्रत्यावर्ती धारा से उतने ही समय में उत्पन्न होता है। तो ये हो गया हमारा आरएमएस मान की परिभाषा। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है प्रत्यावर्ती राशियों का सदिश प्रदर्शन। देखिए, प्रत्यावर्ती राशियों को हम लोग सदिश के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी का हम लोगों को सत्यापन करना है कि प्रत्यावर्ती राशि जो होती है उसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर इसको पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट इसका। यदि किसी सदिश ओ ए को किसी ओ बिंदु के सापेक्ष वामावर्त दिशा में घुमाया जाए, यदि ओ मूल बिंदु माने तो चित्र के अनुसार, यहाँ चित्र दिया हुआ आगे, ये रहा फिगर। इसमें बोल रहा है कि ये ओ ए वेक्टर है, इसको यदि इस मूल बिंदु के सापेक्ष वामावर्त दिशा में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाए तो क्या होगा। यदि सदिश ओ ए का परिमाण किसी प्रत्यावर्ती धारा EM के अधिकतम मान के बराबर हो तो, अर्थात ये जो ओ ए वेक्टर है इसका जो यहाँ से यहाँ तक लंबाई है ये किसी प्रत्यावर्ती धारा के IM मान के बराबर हो तो क्या होता है देखते हैं। तो ए बिंदु से y डैश पर खींचा गया लंब AB हो तो, देखिए y डैश पर ए बिंदु से लंब खींचेंगे तो क्या प्राप्त होगा, AB हो तो उस प्रत्यावर्ती बोर्डता के ताक्षणिक मान को OB द्वारा प्रदर्शित करेगा। अर्थात इस प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होगा वो किसके द्वारा प्रदर्शित होगा, OB द्वारा। देखिए कैसे प्रदर्शित होगा, अभी मैं समझाता हूँ इसको। प्रदर्शित करेगा। यदि सदिश OA ओमेगा कोणीय वेग से घूमे तो, ये सदिश जो है ओमेगा कोणीय वेग से घूमेगा तो क्या होगा, जब OA OX पर होगा तो OB बराबर 0 होगा। देखिए इस OA को हम लोग X पर, यहाँ शुरुआती दौर से जब थीटा बराबर 0 हो तो उस समय ये OA यहाँ पर आएगा तो लंब का मान कितना हो जाएगा, ये वाला लंब 0 हो जाएगा क्योंकि इसी पॉइंट पे आएगा। तो इसी तरीके से प्रत्यावर्ती धारा भी 0 से चालू होती है। अब देखिए जैसे जैसे ये थीटा बढ़ेगा, यहाँ थीटा बढ़ा, अब इस पर लंब ये वाला यहाँ आएगा तो इस पर लंब खींचेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, OB का मान छोटा रहेगा। तो यहाँ से जब खींचेंगे तो यहाँ आ जाएगा OB। अब ये थोड़ा और ऊपर बढ़ेगा, यहाँ पहुँचा तो यहाँ से लंब डालेंगे तो OB हमको इतना बड़ा प्राप्त होता है। अब यहाँ से खींचेंगे तो OB, देखिए जैसे जैसे ये OB बढ़ रहा है वैसे वैसे ये प्रत्यावर्ती धारा भी बढ़ रही है। अब मान लेते हैं OA Y पर पहुँच गया तो Y पर पहुँच जाएगा तो OB हमारा कितना हो जाएगा, OY हो जाएगा। OY हो जाएगा तो यही क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का मैक्सिमम मान है। देखिए जैसे OB बड़ा होता है वैसे प्रत्यावर्ती धारा भी बड़ी होती है। अब देखिए 90 डिग्री क्या हो गया, π/2 होता है, यहाँ पर ये पाई है तो इसका आधा π/2 यानी ये कितना है 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री पर ये EM अधिकतम मान को प्राप्त कर जाता है। इसी तरीके से ये भी देखिए यहाँ और इसके बीच में क्या 90 डिग्री हो जाएगा तो ये भी OB भी अपने अधिकतम मान को पहुँच जाता है। अब जैसे ही हम लोग ये 90 डिग्री से बढ़ाएंगे, देखिए इसको इधर मानेंगे तो फिर से जो ये लंब आएगा अब जो है अधिकतम मान से छोटा आएगा। अब इस तरफ से लंब आएगा। देखिए अगर ये मान लेते हैं यहाँ पहुँच गया B, ये वेक्टर A यहाँ पहुँच गया तो अब लंब डालेंगे तो इतना छोटा प्राप्त होगा। यानी अब इस तरफ जो है 90 से अधिक जा रहा है एंगल तो छोटा हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ भी 90 से अधिक जा रहे हैं तो यहाँ से अब छोटा होना चालू हो गया। जब 180 पे आते हैं यहाँ पर पहुँचेंगे, देखिए 180 हो गया, यहाँ इसके सापेक्ष एंगल पूरा घूमेंगे तो 180 हो गया। अब क्या होगा, ये जो लंब खींचेंगे देखो यहाँ से यहाँ पर वेक्टर OA यहाँ आ गया। अब इस पे लंब तो खींचा नहीं जा सकता तो ये जो OB आ रहा था OB का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ 180 डिग्री पे ये सदिश भी 0 हो गया। अब देखिए पुनः और घुमाएंगे हम लोग, 180 से आगे बढ़ेंगे। 180 से आगे बढ़ेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर आ गया OA, तो वेक्टर हमारा OA यहाँ आ गया। अब देखिए हम लोग लंब खींचेंगे, यहाँ पर ये वाला लंब खींचेंगे तो B यहाँ आ गया। तो B अब माइनस की तरफ जा रहा है। देखिए
ये ओ बी जो है अब माइनस में आ रहा है क्योंकि वाई अक्ष माइनस में है। तो देखिए यहाँ पर 180 से आगे बढ़िए, यहाँ देखिए ये माइनस में आ रहा है। तो इस तरीके से ये बढ़ते हुए फिर अपने अधिकतम मान को पहुँचेगा, यहाँ अधिकतम मान को पहुँचा, और यहाँ से जब 270 से आगे बढ़ेंगे तो फिर ये घटने लगेगा और घट के 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, एक वेक्टर फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस चित्र के माध्यम से हम लोग समझ चुके हैं कि प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग एक वेक्टर सदिश के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस थ्योरी को देख लेते हैं। ये थ्योरी में यही चीज़ लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। यदि सदिश OA का परिमाण यदि किसी प्रत्यावर्ती बहुलता EM के अधिकतम मान के बराबर हो तो A बिंदु से y डैश पर खींचा गया लंब AB हो तो उस प्रत्यावर्ती बहुलता के तात्क्षणिक मान को OB प्रदर्शित करेगा। यदि सदिश OA ओमेगा कोणीय वेग से घूमे तो जब OA OX पर होगा तो OB बराबर 0 होगा। ये बात मैं अभी वहाँ समझा चुका हूँ। जैसे जैसे सदिश OA वामवर्त घूमेगा वैसे वैसे OB का मान बढ़ेगा जो कि प्रत्यावर्ती बहुलता के संगत होगा। जैसे जैसे मतलब OB बढ़ता था वैसे वैसे प्रत्यावर्ती धारा भी बढ़ती थी, संगत होगा। जब OA बराबर OI होगा तो OB और OI और OA तीनों बराबर हो जाएगा जो कि प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान के बराबर होगा, जो कि थीटा बराबर 90 पर प्राप्त होता है। वहाँ मैंने समझाया कि थीटा बराबर 90 पर अधिकतम को प्राप्त हो जाता है, और इसी स्थिति में EM भी अधिकतम प्राप्त होता है। जब थीटा बराबर 90 से अधिक बढ़ता है तो OB पुनः घटने लगता है और पाई पर 0 हो जाता था, 180 पर 0 हो जाता है, जो मैंने वहाँ पर समझाया था। जहाँ पर EM भी 0 हो जाता था। जैसे जैसे OB 0 होगा वैसे वैसे EM भी 0 होगा, और EM बढ़ेगा तो OB बढ़ेगा तो EM भी बढ़ेगा, और OB जब माइनस की ओर बढ़ेगा तो EM भी माइनस की ओर बढ़ेगा। और यही प्रक्रिया जब थीटा इज ग्रेटर देन 180 पर ऋणात्मक दिशा में भी होती है। इस प्रकार सदिश OA प्रत्यावर्ती बहुलता का सदिश प्रदर्शन होगा, अर्थात जो सदिश OA है वो प्रत्यावर्ती धारा के सदिश प्रदर्शन को प्रदर्शित करता है। अतः उपरोक्त वर्णन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रत्यावर्ती राशियों बहुलता तथा धारा को एक ऐसे सदिश से अभिव्यक्त किया जा सकता है जो वामावर्त दिशा में उसी आवृत्ति से परिभ्रमण करे जिससे प्रत्यावर्ती धारा परिभ्रमण करती है या प्रत्यावर्ती राशि परिभ्रमण करती है। इस तरीके से जो है हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के सदिश निरूपण को समझ सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है प्रत्यावर्ती राशियों का फेज या कला। फेज या कला क्या होता है, इसको समझते हैं। किसी प्रत्यावर्ती धारा या बहुलता की फेज या कला उसकी प्रारंभिक स्थिति से कोण को कहते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति में आवर्तकाल के पदों में समय को कहते हैं। अर्थात क्या कह रहा है ये, किसी प्रत्यावर्ती धारा या बहुलता की फेज या कला उसकी प्रारंभिक स्थिति से कोण को कहते हैं, या तो प्रारंभिक स्थिति से आवर्तकाल के पदों में समय को कहते हैं। तो कला को हम लोग दो तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रत्यावर्ती राशि की कला को दो तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, एक एंगल के रूप में उसकी प्रारंभिक स्थिति से जो कोण बनेगा उसके रूप में, या उसकी प्रारंभिक स्थिति से जो समय रहेगा उसकी स्थिति में आवर्तकाल के पदों में। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर एक ग्राफ दिखाया हुआ है। यहाँ पर ग्राफ साइनसोइडल है, इसमें एक पॉइंट दिखाया हुआ A। तो इसमें क्या है, प्रत्यावर्ती धारा I की बिंदु A पर फेज या कला। देखिए यहाँ बिंदु A पर फेज या कला क्या होगी, तो फेज या कला क्या होता है इस थ्योरी के अनुसार, जो प्रारंभिक स्थिति से कोण होगा या फिर प्रारंभिक स्थिति जो समय होगा। तो प्रारंभिक स्थिति 0 था, वहाँ से कोण क्या है, π/2 है। तो यही इसकी कला हो गई, या समय के पदों में लिखें तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक t है, तो ये इतना क्या होगा, t/2 होगा, और इसका आधा करेंगे तो t/4 होगा। तो यहाँ पर I की बिंदु A पर फेज या कला क्या, π/2 कोण के रूप में, या फिर t/4 आवर्तकाल के रूप में, यह इसकी कला होती है। तो इस तरीके से
यहाँ पर हम लोग आज के लिए फ़िलहाल इतना ही पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।